हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्वापॉइस क्लासेस। आई एम सुरभि और जैसे कि आप लोग जानते हैं प्रेजेंटली हम लोग कवर कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमी। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियोस देखी हैं तो आपको पता होगा कि हम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें हमने कवर किए टॉपिक्स जैसे कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन यानी LPG। तो ये टॉपिक्स आपको पता है हम कवर कर चुके हैं। और अगर आपने मेरी वीडियोस नहीं देखी हैं तो सारी वीडियोस के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, आप जाइए वीडियो देख कर आइए और पसंद आए तो आपको पता है लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आज का हमारा टॉपिक है, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो के एंड में आपको बताया था कि क्योंकि हमने LPG कवर कर लिया है तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू एनालाइज कि LPG का बेसिकली अचीवमेंट्स क्या थे, चैलेंजेस क्या थे। क्योंकि ना जब हमने ये पॉलिसी लगाई, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई और जब हमने ये मेजर्स लिए तो होता है ना हर चीज़ में कि कुछ अचीवमेंट्स भी आए होंगे, पर इन चीज़ों की वजह से कुछ चैलेंजेस भी रहे होंगे। तो आज हम यही टॉपिक कवर करेंगे अपना। हम लोग बात करेंगे अचीवमेंट्स की और चैलेंजेस की। तो इसमें आपको अचीवमेंट्स हम पहले कवर करेंगे और अचीवमेंट्स में आपको यहाँ पर दिख रहा होगा पहला हमारा पॉइंट है अचीवमेंट क्या हुई LPG की वजह से। LPG की वजह से जो अचीवमेंट हुई वो थी राइज इन GDP ग्रोथ। ये हमारा पहला अचीवमेंट था 1991 में जब आपका न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी। तो आप जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं कि तब आपकी GDP ग्रोथ जो थी वो 1.3% थी, जो बहुत कम थी। लेकिन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आने के बाद, और ये जो सारा डेटा है हमने ये वाला 2015-16 या जितना भी हम अभी ले रहे हैं, जो करंट डेटा ले रहे हैं हम, उसके लिए अभी इकोनॉमिक सर्वे यूज़ कर रहे हैं 2016 और 17 का। तो ये जो डेटा है ये फैक्ट एंड फिगर है। जैसे 7.6% GDP ग्रोथ रेट था 2015-16 में, ये हमारा कहाँ से है, इकोनॉमिक सर्वे कहाँ का, 2016-17, ठीक है, यहाँ का हमने ले रहे हैं। अपडेट हम कर सकते हैं, इकोनॉमिक सर्वे अपडेटेड आ चुके हैं, बट अभी के लिए आपकी बुक इतना रेफर कर रही है तो मैं आपको ये डेटा बता रही हूँ। अगर आपको अपडेटेड डेटा चाहिए तो इकोनॉमिक सर्वे करंट भी आ चुका है, मैं उस पर एक अलग से वीडियो निकाल दूंगी इन सारे मेजर्स पे करंट डेटा की। पहला अचीवमेंट आपका था, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं 1991-92 में आपका था 1.3%, जो यहाँ पर आपको दिख रहा है 1.3%। और उसके बाद आपका जो हुआ 2015-16 में आपका हुआ 7.6%। तो आप देख रहे हैं कैसे GDP ग्रोथ रेट इंक्रीज हुई आपकी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की वजह से। फिर आपका जो अगला पॉइंट है वो है राइज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो रखते हैं 1991 में हमें पता है कि बहुत कम थे, 5.8 बिलियन ही बचे थे, जो कि हमने वीडियो में भी देखा। सिर्फ उस टाइम पे आने वाली नेक्स्ट 3 वीक्स के लिए ही सफिशिएंट थे, यानी बहुत कम थे। 2016 में वो इंक्रीज होकर कितने हो गए, $360 बिलियन, विच इज़ ह्यूज जंप, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो ये भी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का एक अचीवमेंट था। देन इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ गई। 1991 में जो 16.8% थी, 2015-16 में 4.9% रह गई। फिर आपका राइज इन इनफ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल का इनफ्लो इंक्रीज होने लगा और FDI आपका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एप्लीकेबल कर दी गई। और फिर 2016-17 में जैसे आप देख रहे हैं $21.3 बिलियन की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हुई है, विच इज़ अगेन वन ऑफ द अचीवमेंट्स। देन आपका फिफ्थ पॉइंट आ जाता है या फिफ्थ अचीवमेंट आ जाती है राइज इन इंटीग्रेशन विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। ऑब्वियसली LPG की वजह से आपकी इंटीग्रेशन हुई वर्ल्ड इकोनॉमी की वजह से, और India is integrated with the world economy now. So this integration has benefited India in many ways, like the outstanding success of IT and IT-enabled services, okay, and that have shown what Indian skill and enterprise can do given the right environment. So we could see this also. Then your sixth achievement is rise in competitiveness of industrial sector. तो आपकी competitiveness इंडस्ट्रियल सेक्टर की इंक्रीज हुई, ठीक है, राइज आया उसमें। एंड सेक्टर्स सच एज ऑटो कॉम्पोनेंट्स, टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल्स, ओके, सो दीज सेक्टर्स आर द पिलर्स विच शो द स्ट्रेंथ ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। सो इनकी competitiveness इंक्रीज हुई। एंड सेवेंथ इज कंट्रोल हुआ आपका फिस्कल डेफिसिट। 1991 से पहले आपका फिस्कल डेफिसिट बहुत ज़्यादा था, 8.5% ऑफ GDP था। 2016-17 में ये 2.4% ऑफ GDP रह गया। तो ये आपका एक तरह का
अचीवमेंट था। एंड देन अभी हम बात करेंगे आपके अगले अचीवमेंट की। सो शिफ्ट फ्रॉम मोनोपोली मार्केट टू कम्पिटिटिव मार्केट। तो क्या हुआ, पहले ना कुछ सेक्टर्स में या कुछ फील्ड्स में मोनोपोली एस्टैब्लिश थी, और जैसे कार हो गए, एसी हो गए, आपके कंप्यूटर्स हो गए, पीसीज हो गए, रेफ्रिजरेटर्स हो गए, एक्सेट्रा, इनमें मोनोपोली थी। सो नाउ इसमें कंपेटिटिवनेस बढ़ी और बहुत सारे वेरिएंट्स देखने को मिले, एंड वी हैड अ लॉट ऑफ ऑप्शंस टू चूज फ्रॉम। ओके, देन आपका आ जाता है हम चैलेंजेस पे, और चैलेंजेस की हम बात करें तो ये सारी हमने देखी अचीवमेंट्स, लेकिन कुछ ना कुछ चैलेंजेस भी थे। अब चैलेंजेस क्या थे? चैलेंजेस ये थे कि एग्रीकल्चरल क्राइसिस हो रहे थे, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं आप, पहला हमारा जो चैलेंज है, एंड उसमें क्या था, बेसिकली एग्रीकल्चरल ग्रोथ ना डिसेलरेट हो रही थी, तो उसमें उसका रूरल डिस्ट्रेस उसका रूट कॉज था। एंड ऐसा क्यों था? क्योंकि एक कॉम्बिनेशन था, लो फार्म इनकम थी, लो फार्म इनकम के साथ आपका कंबाइंड था लो प्राइजेस ऑफ आउटपुट, यानी पहले तो आपकी इनकम कम है, फिर जो आपका आउटपुट है जो जा रहा है वो कम दाम पे बिक रहा है, एंड लैक ऑफ क्रेडिट, उसके बाद आपको लोन भी नहीं मिल पा रहा है रीजनेबल प्राइस पे, बहुत हाई प्राइजेस पे मिल रहा है। ये सारा कॉम्बिनेशन मिलके बहुत ही एक डेडली कॉम्बिनेशन था, जिस वजह से एग्रीकल्चर क्राइसिस हो रहे थे। ओके, सो ये एक चीज़ है आपका। उसके बाद हम अगला चैलेंज की बात करते हैं, चेंजिंग एम्प्लॉयमेंट पैटर्न। तो एम्प्लॉयमेंट पैटर्न चेंज हो रहा था। सो बेसिकली क्या हुआ था, देयर वाज इनएडिक्वेसी ऑफ वाइडली डिस्पर्स्ड एंड सस्टेनेबल ऑफ फॉर्म प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। तो ऑफ फॉर्म जो आपकी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ थी वो बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं थी, एंड इसमें क्या था, बेसिक कॉज यही था कि बहुत डिवाइडेड डिस्पैरिटीज़ थी, और ग्रोथ विदाउट जॉब कैन नीदर बी इंक्लूसिव एंड नॉट इट कैन ब्रिज डिवाइड। तो उस वजह से क्या हुआ था, एम्प्लॉयमेंट पैटर्न चेंज भी एक तरह का चैलेंज था। देन प्रोवाइडिंग एसेंशियल पब्लिक सर्विसेज टू पुअर। तो ये एक चैलेंज था कि आप एसेंशियल पब्लिक सर्विसेज पुअर तक कैसे पहुंचाएं। जैसे कि एजुकेशन फील्ड में देखें तो सेकेंडरी एजुकेशन एक पुअर को आप कैसे पॉसिबल कराएं। फिर अगर हेल्थ के एरिया में देखें तो हेल्थ के एरिया में ना एक बहुत ही कंसर्न था कि बेसिक सर्विस, बेसिक से बेसिक, हम एडवांस सर्विस तो बोल ही नहीं रहे, बेसिक सर्विस जैसे अवेलेबिलिटी ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, ये आप कैसे पॉसिबल कराएं। देन एक और चैलेंज था इनएडिक्वेसी ऑफ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। इनएडिक्वेसी ऑफ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर से क्या मेरा मतलब है, यहाँ पे देखो क्या बात हो रही है कि आर रोड्स, रेलवेज, पोर्ट्स, airports, power supply, and then also communication are not comparable to the standards. ओके, सो ये नहीं कह रहे कि डेवलप नहीं हो रहे, पर क्या बात हो रही है कि दे आर नॉट कंपेरेबल टू द स्टैंडर्ड्स प्रिवेलिंग इन कंपेटिटर कंट्रीज, यानी क्वालिटी जो है ना वो उसमें लैक कर रहे थे हम लोग। देन तो ये एक चैलेंज है कि आपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप तो किया, आपने उसमें पैसा लगाया, पर अभी भी वो क्वालिटी नहीं आ पा रही जो बाकी कंट्रीज में। फिर एक और चैलेंज आ जाता है एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना। ओके, ये बहुत बड़ा चैलेंज था, एनवायरनमेंट को कैसे प्रोटेक्ट करें, क्योंकि क्या होता है कई बार डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट में एक ट्रेड ऑफ चलता है कि अगर आप डेवलपमेंट का पार्ट चूज़ करेंगे तो एनवायरनमेंट इम्पैक्ट होगी, और एनवायरनमेंट को सेव करने जाएंगे तो डेवलपमेंट इम्पैक्ट होगी। तो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। देन आपका नेक्स्ट चैलेंज था स्लो डाउन इन इंडस्ट्रियल ग्रोथ। तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ में स्लो डाउन था, और ये क्यों हुआ, इसका रीज़न था ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन की वजह से आपका क्या हुआ था, बेसिकली आपकी जो लोकल इंडस्ट्रीज़ थी और एम्प्लॉयमेंट थी डेवलपिंग कंट्रीज़ में वो हैम्पर हो रही थी। फिर डिक्रीज इन डिमांड हो गया था फॉर डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। क्यों? क्योंकि चीपर इम्पोर्ट्स हो रहे थे। तो ग्लोबलाइजेशन आपका एक रीज़न था। देन इनएडिक्वेट इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर में ना इनएडिक्वेट इन्वेस्टमेंट थी, उतनी नहीं थी जितनी होनी चाहिए थी। देन हाई नॉन टैरिफ बैरियर। हाई नॉन टैरिफ बैरियर में आपका क्या बात हो रही है कि इवन अ डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया स्टिल डज नॉट हैव एक्सेस टू मार्केट्स, मार्केट्स ऑफ डेवलप्ड कंट्री ड्यू टू हाई नॉन टैरिफ बैरियर्स। तो ये एक चैलेंज था, और इसकी वजह से स्लो डाउन हुआ था आपका कहाँ पे, इंडस्ट्रियल ग्रोथ में। तो ये चैलेंज था। देन फॉल इन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू क्यों फॉल हो रहा था, चलो ये भी देखते हैं। टैक्स रेवेन्यू फॉल होने के रीज़न थे कि टैक्स रिडक्शन इन रिफॉर्म पीरियड, ठीक है, टैक्स रिडक्शन इन रिफॉर्म पीरियड जो आपका हुआ, इसने बेसिकली इट डिड नॉट रिजल्ट इन इंक्रीज इन टैक्स रेवेन्यू। गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू नहीं इंक्रीज हुआ। जब आप टैक्स रिड्यूस करोगे तो आपका टैक्स रेवेन्यू इंक्रीज नहीं होगा। देन आपका जो टैक्स इंसेंटिव था
फॉरेन इन्वेस्टर को देने के चक्कर में, ताकि आप लोग अट्रैक्ट कर पाएँ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, उस वजह से क्या हुआ, जो टैक्स रेवेन्यू इंक्रीज करने का स्कोप था वो और कम हो गया। और उसके अलावा जो आपके अदर चैलेंजेस हैं वो हैं जैसे कल्चरल इरोजन। कल्चरल इरोजन एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि अब आप बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, कल्चर मिक्स हो रहे हैं, अपना कल्चर इरोड हो रहा है। देन लॉपसाइडेड ग्रोथ प्रोसेस। ग्रोथ प्रोसेस लॉपसाइडेड होना मतलब अनबैलेंस ग्रोथ, यानी इनइक्वालिटी का इंक्रीज होना, रिच बिकम रिचर, पुअर बिकमिंग पुअरर, वो एक आपके लिए चैलेंज था। तो ये बेसिकली अगर आपने एलपीजी वाली वीडियोस बहुत डिटेल में देखी हैं तो आपको ये समझ आ जाएगा इससे कि हम लोग जो बात कर रहे थे, आज हमने लिबरलाइजेशन अलग से देख चुके हैं, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन हम पिछली वीडियोस में कवर कर चुके हैं। सो आज हम बेसिकली उनको समराइज करके अपने एलपीजी की अचीवमेंट और चैलेंजेस को समराइज कर रहे थे। आई होप आपको एक क्लियर हो गया हो, और ये जहाँ से मैंने आपको पढ़ाया है इसी को मैंने पीडीएफ फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है आप लोगों की कन्वीनियंस के लिए, ताकि आप लोगों को पॉइंटर फॉर्म में सारा का सारा आंसर मिल जाए अगर आपके पेपर में कहीं भी पूछते हैं कि अचीवमेंट और चैलेंजेस एलपीजी के क्या थे। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ यू नो द ड्रिल, प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। प्लीज़ आप लोग कई बार देखते हो और सब्सक्राइब नहीं करते, तो मेक श्योर आपने वो रेड बटन को क्लिक किया है और आप वीडियो सब्सक्राइब करके देख रहे हैं। सो अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, आप लोग अपना ध्यान रखिए एंड स्टे हैप्पी एंड बाय बाय।